जो ईवीएम है उनका नियंत्रण जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास होता है। चुनाव आयोग जब नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो सबसे पहले इन मशीनों को जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है देश के जहां चुनाव होने वाला है वहां पर स्ट्रॉन्ग रूम जो होता है फुल सिक्योरिटी के तहत वहां रखा जाता है। और पॉलिटिकल पार्टीज इसी आधार पर जो ईवीएम के माध्यम से धांधली करने का आरोप लगाते हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर विश्व के विभिन्न देश बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं तो भारत क्यों नहीं उसी पुरानी प्रक्रिया के तहत जो है बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराता है। नमस्कार। चुनाव नजदीक आते ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने ईवीएम मशीनों के मिसयूज का रोना रोना शुरू कर दिया है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी स्थान विशेष से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या किसी विधानसभा क्षेत्र से या किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत जाती है तो उस पर एक भी शब्द नहीं बोलती है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार जाती है तो हार का ठीकरा सीधे सीधे ईवीएम के मिसयूज पर फोड़ देती है। और पॉलिटिकल पार्टीज इसी आधार पर जो ईवीएम के माध्यम से धांधली करने का आरोप लगाती हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर विश्व के विभिन्न देश बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं तो भारत क्यों नहीं उसी पुरानी प्रक्रिया के तहत जो है बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराता है। अब सवाल यह उठता है कि जो भारत है वो बहुत विशाल देश है। 95 करोड़ जो है मतदाता लगभग इस देश में है और अगर इनका चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाएगा तो उसके लिए लगभग 10,000 टन कागज की आवश्यकता होगी। उसके लिए लाखों पेड़ों को काटना होगा, हजारों कर्मचारियों को उसकी छपाई उसके मैनेज करने में लगाना होगा। ऐसी स्थिति में भारत ने यह प्रक्रिया 1982 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केरल से ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया। उसके फायदे भी हुए। उसका फायदा यह हुआ कि इससे समय की बचत हुई। अब इससे काफी समय बचता है। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कम समय में पूरी कर ली जाती है। 1 मिनट में 5 लोग एक मशीन में 1 मिनट में 5 लोग वोट डाल सकते हैं। इसी तरीके से जो निरक्षर व्यक्ति भी है वो भी आसानी से इन मशीनों का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें धांधली के चांसेस ना के बराबर हैं। इसकी जो मशीनों को तैयार करने की प्रक्रिया है, उनको रखने की प्रक्रिया है, उनको बूथों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रूफ है। और कैसे सिक्योरिटी प्रूफ है वो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसकी जो मेमोरी है उस मेमोरी को इलेक्ट्रॉनिक मशीन की 10 साल तक जो है संजो के रखा जा सकता है। इस एक मशीन की जो लाइफ है लगभग 15 साल तक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने से जो है समय और धन दोनों की बचत होना शुरू हुई। तो जैसा कि मैंने बताया, केरल के बाद जो है 1998 में चुनाव आयोग ने 16 विधानसभा क्षेत्रों में जो है इसे फिर से ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया। और 2004 से जो है ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई उसके बाद से लगभग हर चुनाव के दौरान, चाहे विधानसभाओं का चुनाव हो या वो सामान्य चुनाव हो यानी जनरल इलेक्शन हो, उस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने ईवीएम के दुरुपयोग या उसमें धांधली होने का आरोप न लगाया हो। और 2009 की बात करें या 2014, 2019 और अभी जो हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं 2023 में, इन सभी चुनाव के दौरान जो है ईवीएम के दुरुपयोग या उसमें धांधली होने या सो कॉल्ड हैकिंग का जो है आरोप पॉलिटिकल पार्टीज लगाती रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये
जो आरोप लगाने का मामला है वो बहुत सही क्यों नहीं है और क्यों जो है ये आरोप उनके जो है गलत साबित होते हैं। तो इसको सुधार करने के लिए, इसकी जो कमियां शुरुआती दौर में जो कमियां देखने को मिली, उन कमियों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने इसमें वीवीपैट की जो है एक यूनिट और जोड़ी। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसकी 3 यूनिट हो गई। एक यूनिट हो गई जो कंट्रोल यूनिट है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, और एक हो गई जिसपे हम मतदान करते हैं यानी बैलेट यूनिट, और तीसरी यूनिट है वीवीपैट यूनिट। और वीवीपैट यूनिट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। कंट्रोल यूनिट वो यूनिट है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नियंत्रण में होती है और वो उसे संचालित करता है। अगर कोई मतदाता बूथ पर मतदान डालने के लिए जाता है तो वो उसको रेडी करता है मशीन को, और रेडी करने के बाद जब मतदाता जाता है और अपने पसंद के जो है कैंडिडेट को चुनाव देता है, चुनाव देने के बाद एक बार ही वोट डाल सकता है और उसके बाद वो मशीन बंद हो जाती है, और दूसरा वोट डालने के लिए फिर से उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रेडी करना होता है। वीवीपैट क्या है? वीवीपैट इसलिए शुरू किया गया ताकि जो धांधली के आरोप लगाए जा रहे थे या जो इसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे थे, तो जब कोई मतदाता अपना वोट डालता है तो वो एक वीवीपैट जो यूनिट है उसमें एक पर्ची निकलती है, और जो मतदान करने वाला व्यक्ति है वो चेक कर सकता है उसने जिसको वोट दिया है उसी को वोट गया है कि नहीं। वो पर्ची उससे निकलती है, वो पर्ची आप घर नहीं ले जा सकते, वो पर्ची उसी ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है, और उसको अगर कोई शिकायत आती है तो उसे बाद में जो है उसके साथ मैच किया जा सकता है, और गलत होने पर चुनाव की प्रक्रिया वहीं पर रोक दी जाती है। तो इस तरीके से जो ईवीएम है, ईवीएम का जो निर्माण है वो भारत में ही किया जाता है, और इसको बनाने का काम जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड करती हैं। ये जो है पूरी तरीके से भारतीय प्रोडक्ट है और यहीं पे तैयार किया जाता है। और ये किस तरीके से ये जो है ईवीएम काम करती हैं, कितनी सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ईवीएम का जो निर्माण है इस तरीके से किया जाता है कि उन मशीनों में आसानी से छेड़छाड़ संभव ही ना हो सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ईवीएम है उनका नियंत्रण जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास होता है। चुनाव की डेट जैसे ही आती है, चुनाव आयोग जब नोटिफिकेशन जारी कर देता है, तो सबसे पहले इन मशीनों को जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है देश के जहां चुनाव होने वाला है वहां पर स्ट्रांग रूम जो होता है फुल सिक्योरिटी के तहत वहां रखा जाता है। वहां बाकायदे रिकॉर्डिंग के कैमरे लगे होते हैं जो 24/7 उनकी रिकॉर्डिंग होती है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसे चेक कर सकती है उस रिकॉर्डिंग को यदि उस पर शक है। और जब स्ट्रांग रूम से इन मशीनों को निकाला जाता है तो बाकायदे जो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि हैं उनके समक्ष जो है उस सील को खोला जाता है स्ट्रांग रूम के, और इसके बाद वो मशीनें जो है भेजी जाती हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के स्ट्रांग रूम में। तो उस स्ट्रांग रूम में जब जाती हैं तो सेम प्रोसेस फिर फॉलो किया जाता है। वहां डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों के समक्ष जो है उन मशीनों को रखा जाता है, उनको बकायदे उस पे सील लगाई जाती है स्ट्रांग रूम में, और सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है 24/7। फिर वहां उनकी रिकॉर्डिंग होती है और उसको पॉलिटिकल पार्टी चेक कर सकती हैं। और जब यहां से जो है मशीनें भेजी जाती हैं तो इनका जो अलॉटमेंट होता है वो रैंडम आधार पर अलॉटमेंट कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। और एक चीज मैं यहां पर और जोड़ना चाहूंगा कि इन मशीनों को मजेदार बात यह है कि किसी भी कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से संचालित नहीं किया जा सकता है। तो जब यहां से फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रांग रूम से इनका अलॉटमेंट होता है और एक यूनिक आईडी नंबर जो है रैंडमाइजेशन के माध्यम से अलॉट हो जाता है, और कौन सी मशीन किस बूथ पर जा रही है ये ना तो वो कंपनी जो इस पर नियंत्रण रखती है उसको पता होता है, और ना ही चुनाव आयोग के अधिकारियों को पता होता है कि किस बूथ पर कौन सी मशीन जाने वाली है। और उसके बाद पूरी सिक्योरिटी के साथ यहां से जो मशीनें हैं वो
जो मतदान केंद्र हैं जहां पर बने होते हैं अलग अलग भागों में, वहां पर वो मशीनें भेज दी जाती हैं। और वहां भी जब चुनाव, जिस मतदान केंद्र पर चुनाव होता है, वहां भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो है प्रतिनिधि मौजूद होते हैं और उनके सामने उन मशीनों को रखा जाता है और रखने के बाद उन मशीनों की बाकायदे पहले मतदान शुरू होने के पहले उसकी टेस्टिंग होती है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 3 यूनिट जो है उसमें होती हैं, एक वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। तो उसमें वोट डालने की टेस्टिंग होती है, वोट डाले जाते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि हैं उनसे ये चेक कराया जाता है कि ये प्रक्रिया ठीक है, जितना वोट जो है उसमें बैलेट यूनिट में डाला गया उतने ही वीवीपैट से रैंडम चेक करने के बाद फिर ये वोटिंग का काम शुरू किया जाता है। कहने का मतलब जो इसकी प्रक्रिया है वो इतनी जो है कहना चाहिए कि फुल प्रूफ है कि उसमें कहीं बीच में छेड़छाड़ की कोई संभावना पैदा नहीं होती। लेकिन फिर भी आरोप लगाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी ये आरोप लगाती हैं कि ये छेड़छाड़ तब शुरू होती है जब 1 लाख वोट पड़ जाते हैं, उससे जो अधिक वोट डलते हैं वो एक किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को 1 लाख से सभी जो अधिक वोट होते हैं उसको चले जाते हैं। तो वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो है जब वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो वो ऐसा करना संभव नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये बात तभी संभव है जब ये काम पहले से उसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो ये कंपनी इस ईवीएम का निर्माण करती है उसने उसमें फीड कर दिया। और वो फीड करना इसलिए संभव नहीं है कि वो जो कंपनी है जो इसको बना रही है उसको ये खुद नहीं पता होता कि कौन सी मशीन किस बूथ पर जाएगी, इसलिए वो भी बात बेमानी है। इसी तरीके से एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लाभ देने के लिए जब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, वोटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद जो है उसमें फर्जी वोट डाले जाते हैं। यह बात इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि हर बूथ में हर पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं और उन प्रतिनिधियों के समक्ष ही वो मशीनें खोली जाती हैं और इसके बाद जब मतदान संपन्न हो जाता है तो क्लोज का बटन बंद करने के बाद उन मशीनों को उन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों के समक्ष ही सील किया जाता है और उसकी एक एक पर्ची इन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को दी जाती है और वो जो यूनिक नंबर दिया जाता है उस यूनिक नंबर के आधार पर ही जब वो जो है काउंटिंग शुरू होती है फिर उसी प्रकार से वहां सील हो। तो ये आरोप भी कि उसके बाद जो है फर्जी मतदान किया जाता है मतदान संपन्न होने के बाद, ये बात भी सही प्रतीत नहीं होती है। अब जब चुनाव मतदान केंद्र पर हो गया तो ये जो मत पेटियां हैं सील होने के बाद जो है फिर से एक बार मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं और वहां वही प्रक्रिया फिर से फॉलो की जाती है। बाकायदे वहां कैमरे लगे होते हैं और उन कैमरों के में उनकी 24/7 रिकॉर्डिंग होती है और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि हैं वो उस पर नजर रखते हैं और जब उस स्ट्रांग रूम को फिर से खोला जाता है और मतगणना केंद्र पर लेकर जाया जाता है तो उस दौरान भी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि बाकायदे जो सील लगाई गई थी उस सील को चेक करते हैं और उस जो यूनिक आईडी जो उनके पास है उससे मैच करते हैं। कुछ भी मिसमैच होने पर जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको वहीं पे रोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यह आरोप लगाना कि जो है इन मशीनों का दुरुपयोग हो सकता है, कोई चांस नहीं है। दूसरी बात, कई बार ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि नहीं भाई जो है इनको हैक किया जा सकता है, इसमें चिप लगाया जा सकता है, इंटरनेट के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। जब इस तरीके के आरोप लगाए गए तो 3 जून 2017 को जो चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यह चुनौती दी कि वो चुनाव आयोग के कार्यालय में आए, अपना एक्सपर्ट लेकर के आए और वो मशीनों को हैक करके दिखाएं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक भी पॉलिटिकल पार्टी वहां नहीं गई। सवाल यह है कि अगर ये आरोप किसी आधार पर पॉलिटिकल पार्टी लगाती हैं तो फिर उस दौरान
इसको उस चैलेंज को चुनाव आयोग के पॉलिटिकल पार्टी ने क्यों नहीं स्वीकार किया? क्यों नहीं हैकर को ले जाकर के उस मशीन को हैक करके दिखाया? तो जो वो आरोप लगा रहे हैं उस पर कम से कम जो मतदाता है, देश की जनता है, जो नागरिक है, उनको भरोसा भी हो सकता। और कई पॉलिटिकल पार्टीज ने ये भी कोशिश की कि ये चुनाव आयोग के खिलाफ ईवीएम को लेकर के जो देश का सुप्रीम कोर्ट है वहां भी जो है पीआईएल डाली। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पीआईएल ना केवल रिजेक्ट कर दी बल्कि चुनाव आयोग की उन्होंने ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने की प्रशंसा की और उन्होंने इन सभी चीजों को रिजेक्ट कर दिया। सवाल यह है कि अगर वास्तव में ये ईवीएम के माध्यम से खेला हो रहा है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि 2020 में और 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे जीत गई? वहां भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुआ, फिर वो कैसे जीत गई? 2022 में आम आदमी पार्टी पंजाब में कैसे चुनाव जीत गई विधानसभा चुनाव के दौरान? अभी जो 2023 में तेलंगाना में चुनाव हुए वहां कांग्रेस कैसे चुनाव जीत गई? इसी तरीके से जो है राजस्थान की यदि बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जो 2018 में वहां पर जो है विधानसभा के चुनाव हुए वहां फिर कांग्रेस कैसे जीत गई? उस दौरान इन पार्टियों ने ये क्यों नहीं कहा कि ईवीएम ने उन्हें चुनाव जिता दिया? तो कहने की बात है, यह आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन उसे सिद्ध करना बहुत कठिन है। बात वही हुई कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। कहने का मतलब यह है कि हमें जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिस तरीके से बहुत सहजता से ईवीएम की पर हैकिंग या उनके मिसयूज का आरोप लगाती हैं, उसकी जगह उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जो उनका संगठनात्मक ढांचा है उस पर सुधार करना चाहिए, अपनी नीतियों पे करना चाहिए ताकि वो होने वाले चुनाव पे अपना विजयी झंडा फहरा सके। मित्रों, मुझे लगता है जो मैंने आज ये ईवीएम के खेला पर आपसे बात की, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।